प्रैक्टिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि जेबी गुप्ता बुक का है और इसमें हमने 254 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रखा है। इसके आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और इसको अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करो। जो भी जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो भी एकदम डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से, तो उनको ज़रूर एक बार ये शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि मतलब जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चल रहा है जो कि पावर सिस्टम का है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं आपके। ठीक है, तो प्लीज़ यार इसको शेयर वगैरह आप ज़रूर करिए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 255 नंबर का। देखिए क्या है, द रिएक्टिव पावर ट्रांसफ़र ओवर ए लाइन मेनली डिपेंड्स ऑन। तो एक रिएक्टिव पावर जो आपके ट्रांसमिशन लाइन में मतलब कि ट्रांसफ़र होती है वो मेनली किस चीज़ पर डिपेंड करती है। आपका ऑप्शन है पावर एंगल डेल्टा, वी एस माइनस वी आर का मैग्नीट्यूड, वी एस और वी आर। तो वी एस जो आपका है ये सेंडिंग एंड का वोल्टेज है और वी आर जो आपका है ये किधर का वोल्टेज है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें कि हमारे मतलब कि पावर सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है तो देखते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो जब भी आपको लिखना हो रिएक्टिव पावर, ठीक है, तो रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है क्यू आर। क्यू आर यानी रिएक्टिव पावर को हम किससे लिखते हैं, क्यू आर से। और क्यू आर बराबर हमारा होता है वी आर अपान एक्स वी एस माइनस वी आर। ये होता है फॉर्मूला हमारा रिएक्टिव पावर का। ये हमारा फॉर्मूला होता है रिएक्टिव पावर का। तो अगर हम बात करेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे पास आया कहाँ से, कैसे बना, तो उसको भी हम देखेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि क्यू आर जो है वो डिपेंड करेगा वी एस माइनस वी आर पर। वी एस माइनस वी आर पे डिपेंड करेगा। अब ये चीज़ आई कहाँ से, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्यू आर का जो मेन फॉर्मूला हमारे पास होता है वह होता है वी एस इंटू वी आर अपान जेड। ठीक, साइन थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी आर का स्क्वायर अपॉन जेड साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला हमारे पास जो रिएक्टिव पावर होती है ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में आर इज वेरी स्मॉल। हमेशा हम चाहते हैं कि आर कैसा हो, इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर्ड करेंगे किससे, कंपेयर टू यक्स। तो आर हमारा बहुत स्मॉल होता है यक्स की तुलना में। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में हम ऐसा करते हैं क्योंकि आर कम करने से हमारा लॉसेस कम होता है, इसलिए हम आर को हमेशा क्या रखते हैं, कम रखते हैं। आर को अब कम रखेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, यक्स मिलेगा, जिसमें आपको पता है कि जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। अब आर को आपने बहुत मिनिमम ले लिया, बहुत स्मॉल ले लिया, तो ये तो निग्लिजिबल हो गया। तो उस कंडीशन में आपको जेड बराबर क्या मिलेगा, यक्स मिलेगा। जेड बराबर कितना मिलेगा, यक्स। ठीक है, तो जेड बराबर जब यक्स मिलेगा तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि अच्छा एक चीज़ और, जब हमने जेड बराबर हमारे पास यक्स आ गया, इसका मतलब आर हमारे पास बहुत कम है। अगर आर हमारे पास बहुत कम है तो वी एक्स और हम बात करें वी आर, इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, तो हम कहेंगे 90 डिग्री एंगल बनेगा। यानी कि जो थीटा होगी उसकी वैल्यू कितना आएगी, 90 डिग्री आएगी। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि पता है कि जब यक्स बहुत ज़्यादा है आर बहुत कम है तो उस कंडीशन में दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री होता है। मैक्सिमम फेज डिफरेंस कितना होता है, आर यक्स के बीच में, यानी आर और एक्सएल या फिर आरसी सर्किट हो आरएल सर्किट हो, मैक्सिमम फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो फिर इस में आप रखोगे जैसे ही रिएक्टिव पावर के फॉर्मूले में, तो वी एस इंटू वी आर अपान, अब जहाँ पे जेड था वहाँ पे आप क्या रख सकते हो, यक्स साइन थीटा माइनस 90, तो थीटा की जगह आप रख देते हो 90 माइनस डेल्टा। ठीक है, माइनस वी आर का स्क्वायर अपान जेड है तो यक्स साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री रख देंगे हम। ठीक, तो देखिए वी एस इंटू वी आर अपान यक्स हो जाएगा और साइन 90 माइनस डेल्टा तो ये हो जाएगा कॉस डेल्टा। ठीक है,
वी आर का स्क्वायर अपन यक्स साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये आपको मिला। उसके बाद अब रिएक्टिव पावर अगर आपको मान लो कि चाहते हो कि आइडियल केस में अगर हम बात करें, ठीक है, एक आइडियल केस में तो हमें डेल्टा का मान कितना रखना पड़ेगा? डेल्टा का मान हमें रखना पड़ेगा 1। डेल्टा का मान कितना आना चाहिए? 1। तो डेल्टा का मान यानी नॉर्मली अगर हम बात करें डेल्टा का मान कितना आएगा, हमें ये रखना पड़ेगा कॉस डेल्टा का मान कितना आए, 1 आए, तब जाके हमारे पास की मतलब कि मैक्सिमम रिएक्टिव पावर की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस डेल्टा का मान अगर 1 है तो फिर डेल्टा का मान आप कितना रखोगे? 0 डिग्री। डेल्टा का मान कितना रखोगे? 0 डिग्री। तो हम ये कहते हैं कि डेल्टा का मान अगर आप 0 रख रहे हो, इसका मतलब है कि डेल्टा बहुत ही स्मॉल है आपका। डेल्टा क्या है? बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि आप 0 रख रहे हो। तो डेल्टा बहुत स्मॉल है, उस कंडीशन में जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है वो बहुत सही हो जाती है। तो अगर आपका डेल्टा जितना कम होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही सही होती है। सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही सही होती है। तो हम लिख देंगे डेल्टा बराबर 0, यानी कॉस डेल्टा का मान हम रख देंगे 1। तो हमें मिल जाएगा क्यू आर बराबर वी एस इंटू वी आर अपान यक्स माइनस वी आर का स्क्वायर अपान यक्स। ठीक, तो यहाँ से आप देखोगे कि क्यू आर बराबर आपको क्या मिल जाएगा? क्यू आर बराबर आपको मिलेगा वी, दोनों में वी आर कॉमन है तो मैंने वी आर कॉमन ले लिया, और अपान यक्स भी दोनों में है तो ये यक्स हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो आपको बचेगा वी एस माइनस वी आर। ठीक है, यही फॉर्मूला है और यही निकल के आपका आता है इससे। ठीक है, यही फॉर्मूला। तो यहाँ से आप देखोगे क्यू आर है जो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे? वी एस माइनस वी आर पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके हिसाब से या फिर जैसे भी देखोगे आपको कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि एक फिक्स्ड वैल्यू की कॉम्प्लेक्स पावर है ट्रांसमिशन लाइन में, सेंडिंग इन वोल्टेज उसका वी दिया हुआ है, तो रियल पावर लॉस क्या होगी? ऑप्शन आपका है कि मतलब किसके प्रोपोर्शनल होगी? वी के, वी स्क्वायर के, 1/v² के, या फिर 1/v के। ठीक है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रियल पावर लॉस पूछ रहा है, तो देखिए रियल पावर लॉस को हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पावर की, तो कॉम्प्लेक्स पावर हमारे पास क्या होता है? यस बराबर पी प्लस जे क्यू होता है। क्लियर? आपको इतना तो पता है। इसमें आपको पता है कि P बराबर जो होता है वो वी आई कॉस थीटा होता है, और Q बराबर हमारे पास होता है वी आई साइन थीटा, इतना होता है। ये तो आपको पता है, ये तो नॉर्मल है कि ये रिएक्टिव पावर है और ये आपकी एक्टिव पावर है, इतना होता है। और जो कॉम्प्लेक्स पावर होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं यस बराबर P प्लस जे क्यू। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यस बराबर आप लिखोगे P की जगह वी आई कॉस थीटा प्लस जे वी आई साइन थीटा, ये हम लिख देंगे Q की जगह पे। ठीक, तो यहाँ से आप देखोगे कि वी आई आप कॉमन ले लोगे तो अंदर आपके पास बचेगा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, इतनी चीज़ आपके पास बचेगी। यहाँ से आप देखो आई का मान अगर बात करें तो आई आपका हो जाएगा यस, क्योंकि ये यस बराबर है यस अपान वी इंटू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये चीज़ आपकी हो जाएगी इतनी। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है रियल पावर लॉस। रियल पावर लॉस हमेशा किस में होगी? तो हम कहेंगे कि रियल पावर लॉस आपकी हमेशा रेजिस्टेंस के क्रॉस होगी। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पावर लॉस होता है उसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। क्या होगा? आई स्क्वायर आर। तो आई की जगह आप रखो ये वैल्यू, तो आई की जगह रखेंगे तो यस स्क्वायर अपान वी स्क्वायर, ये कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम के मान लेते हैं, के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख के आप लिख सकते हो इनटू आर। तो यहाँ से आप देखोगे कि पी आर यानी कि रियल पावर लॉस आपको जो मिला वो प्रोपोर्शनल मिला 1/v² के। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वी स्क्वायर है ना, 1/v², तो यहाँ 1 होगा, मान लेते हैं 1/v², तो पी आर जो होता है एंटी प्रोपोर्शनल होता है v² के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक आपका
मतलब कि मॉडल बना है ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बना है और इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे, जैसे इसमें 4 पॉइंट है, एक है P1, एक है P2, एक है P3 एंड एक है P4। तो आपसे क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि इन चारों पॉइंट्स में किस स्थान पे आपको वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा, आपको वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा, आपको यही बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मैंने ये फिगर बना रखा है, ठीक है, इसी का फिगर है, आप देख सकते हो। सॉरी साफ नहीं आ रहा बट अभी आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपका जो फिगर है ये, चलिए इसमें आप देख लो कि ये फिगर आपके सामने है। तो आप हर एक जगह पे ना वोल्टेज पहले पता कर लो कि कितना वोल्टेज होगा, ठीक है, हर एक जगह पे कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए, ठीक, अगर हम बात करें इसी में, चलिए इसमें बात कर लेते हैं हम। इसमें जो ये P1 है, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, अगर ये आपका साफ आ रहा है तो इससे हम देखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए देखिए साफ आ गया। तो यहाँ से देखिए आप, तो ये जैसे आपका Vs है, इस P1 पॉइंट पे दोनों सेम होगा। तो Vs की वैल्यू 1 pu दिया है, 1 pu मतलब पर यूनिट, और पर यूनिट बराबर आपका होता है एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू, देखो एक्चुअल वैल्यू और अपान बेस वैल्यू, पर यूनिट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपको हर जगह सब चीज़ नहीं कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती। जैसे कि इस फिगर में आप देखोगे, ठीक है, जैसे इस फिगर में अगर हम बात करें, तो इस फिगर की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पे पी यू दिया है, तो यहाँ पे आपको अलग से वोल्टेज क्या होगा ये नहीं पता करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा अलग से वो नहीं पता करना, बस इसी में आप जोड़ या भाग करके आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। पी यू का यही बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। और पी यू बराबर आपका क्या होता है, पी यू बराबर आपका होता है एक्चुअल वैल्यू अपान बेस वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम देखें, तो सबसे पहले वोल्टेज एट P1, अगर P1 पे हम वोल्टेज देख रहे हैं, तो ये Vs वोल्टेज ही क्या होगा, P1 पे होगा। तो Vs बराबर 1 pu, 1 pu का मतलब 1 प्लस जे इंटू ज़ीरो, यानी कि Pu जो होगा उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होगा और रियल पार्ट भी होगा। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस जे ज़ीरो Pu, ठीक है। सेकंड क्या है, वोल्टेज एट P2, P2 पर कितना वोल्टेज होगा, P2 पर आपसे यही पूछ रहा है कि जो पॉइंट है आपका P2, वहाँ पे कितना वोल्टेज होगा। तो P2 के पास जो वोल्टेज आपका होगा, वह वोल्टेज आपका होगा Vs माइनस जे 0.1, जे 0.1 Pu, जे 0.1 Pu, ठीक है। यानी कि इस Vs से अगर इस वैल्यू को हम घटा देंगे तो हमको P2 वोल्टेज मिल जाएगा। तो Vs माइनस जे 0.1 Pu, तो Vs का मान कितना है, Vs का मान अभी आप निकाले हो 1 प्लस जे ज़ीरो, 1 प्लस जे ज़ीरो माइनस 0.1 जे Pu, ठीक है। तो इसको अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस 0.1 जे Pu, ये आ जाएगा इतना आपका P2 के बराबर। और P3 पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो P3 बराबर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ जो वोल्टेज मिला है इसको माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस जे 0.15 Pu, इसको माइनस करेंगे तो इससे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। आप माइनस कर दो, अब देखो इसको माइनस करेंगे तो ठीक। तो देखिए यहाँ पे P3 जो आपको मिलेगा इसमें से, यानी जो P2 है इसमें से माइनस कर देंगे P3 को। तो देखिए P3 जो आपको मिलेगा 1 माइनस 0.1 जे आपको दिया है, ये माइनस करेंगे जो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे तो आपको दिया है 0.15 Pu, तो माइनस जे 0.15 Pu, ठीक है। यही आपका होगा, इतना होना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें, ध्यान से समझिए कि ये जो होगा ये 1 माइनस 0.1 फिर माइनस होगा, ठीक है। इसी में से हम क्या करेंगे माइनस, आप ध्यान से समझ सकते हो इस चीज़ को कि एक माइनस इसमें दिया है पहले से ही, ठीक है, ये माइनस ऐसे किया है, ठीक, एक माइनस इसमें पहले से दिया था, हमने एक माइनस बीच में लगा दिया, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1। अब
अब देखिए -0.1 है और ये प्लस 0.15 है, तो आपके पास हो जाएगा 1 + 0.05 जे पी यू। ठीक, उसके बाद P4 पे आप निकालोगे तो P4 पे आपको दिखेगा कि 1 + 0.05 जे दिया है, माइनस करेंगे कितना दिया है, ये दिया है 0.1, तो -0.1 कर देंगे, -0.1 आप ये देख सकते हो। फिर इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 - 0.05 पी यू, ये आपको इतना मिलेगा। तो आप देखो P1 आपका मिल गया, P2 मिल गया, P3 P4 चारों जगह आपको मिल गया। तो आप हर जगह से देखोगे कि जो P3 है ना, इसमें 1 + 0.05 पी दिया है, लेकिन यहाँ 1 माइनस है, यहाँ भी 1, सिर्फ 1 ही है, और यहाँ पे 1 - 0.05 पी दिया है। तो सबसे बड़ा आपका सिर्फ P3 पे मिल रहा है। आप निकाल के देख सकते हो कि सबसे बड़ा आपको कहाँ मिल रहा है, P3 पे मिल रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, P3 होगा। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, P3। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि ये ट्रांसमिशन लाइन हैज़ इक्वल वोल्टेज एट 2 ends maintained constant by 2 source. A third source is to be provided to maintain constant voltage equal to end voltage at the either the midpoint of the line or at 75% of the distance from the sending end. Then the maximum power transfer capability of the line, the original case and other two cases respectively will be in the follower ratio. अब देखिए कह रहा है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि जैसे कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें कोई एक्टिव पावर फ्लो हो रही होगी। अगर एक्टिव पावर फ्लो हो रही होगी तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले उसमें एक कंपनसेटर लगाएंगे, किस पर, मिड पॉइंट, जो लाइन का मिड पॉइंट है वहाँ पे एक कंपनसेटर लगाएंगे। उसके बाद सेंडिंग इन वोल्टेज से 75% का जो डिस्टेंस है वहाँ पे हम लगाएंगे। तो फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो कैपेबिलिटी है सबका रेशियो कितना होगा, ठीक है, यानी ओरिजिनल केस का फिर अदर टू केसेस का रिस्पेक्ट में रेशियो कितना होगा, आपसे यही बोला जा रहा है। ठीक है, और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मल है, आसानी से आप समझ सकते हो। अब देखिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, चलो इसे हम छोड़ते हैं, बात करते हैं कि कितना आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र मतलब कि मैक्सिमम पावर जो एक्टिव पावर आपकी किसी सिस्टम से फ्लो होती है वो होती कितनी है। अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैक्सिमम पावर की अगर हम बात करें तो पी मैक्स, जो पी मैक्स है ये एक्टिव पावर की बात है, और पी मैक्स बराबर हमारे पास होता है V²/X, ये होता है मैक्सिमम पावर V²/X। ये तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, ओरिजिनल है, लेकिन हमारे पास दो केस दिए हैं। दो केस में एक केस क्या है कि एक हम मिड पॉइंट पे लगा रहे हैं, एक कब हम लगा रहे हैं, मिड पॉइंट पर, और एक हम लगा रहे हैं 75% पे। कितने पे, 75% पे। दो केस है हमारे पास। तो देखिए पी मैक्स बराबर V²/X, ठीक है, V²/X। तो आप देख सकते हो कि जब आप लगा रहे हो कंपनसेटर, ठीक है, कंपनसेटर आप लगा रहे हो, कंपनसेटर एट मिड पॉइंट, कंपनसेटर एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे देखो, आप क्वेश्चन में भी बोला है, तो मिड पॉइंट पे जब आप कंपनसेटर लगाओगे तो ये जो यक्स है ना, ये पूरे ट्रांसमिशन लाइन के लिए है यक्स, लेकिन जब आप कंपनसेटर मिड पॉइंट पे लगा दिए तो ये यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, x/2। तो आपको पी मैक्स कितना मिलेगा, पी मैक्स आपको मिलेगा V²/X/2, जिसको आप लिख सकते हो 2V²/X, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो 75% पे आपका जब कंपनसेटर लगा रहे हैं, 75 पर आपका क्या लगा रहे हैं, कंपनसेटर, तो उस कंडीशन में आपका जो यक्स की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, जो यक्स की वैल्यू होगी वो 0.75 यक्स मिलेगी आपको, ऐसे कर सकते हो। यानी टोटल वैल्यू तो आपकी यक्स है, यानी 100% है, लेकिन जब 50% पे उसे सेट करेंगे, सॉरी 75% पे, तो आपके पास हो जाएगा 0.75 यक्स, ठीक, 0.75 यक्स हो जाएगा। उस कंडीशन में जो हमारा पी मैक्स निकल के आएगा, पी मैक्स हमारे पास होगा V²/0.75 यक्स, ठीक है। अब तीनों का रेशियो पूछा है, चलो ये पी मैक्स 1 मान लेते हैं, ये पी मैक्स 2 है और ये पी मैक्स 3 है। तीनों का रेशियो क्या होगा, यानी PM1 रेशियो PM2 रेशियो PM3, ठीक। तो यहाँ से आप तीनों का जब रेशियो हम निकालेंगे
तो तीनों का रेशियो हमारे पास पहले मिल रहा है वी स्क्वायर अपान यक्स, फिर इनका रेशियो करेंगे तो 2v² अपान यक्स, फिर इनका रेशियो v² अपान 0.75 यक्स। ठीक है, v² यक्स v² यक्स v² यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1:2 रेशियो 1 अपान 0.75 यक्स, ये आपको मिलेगा। ठीक है, और यही करेक्ट आंसर होगा जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको जो दिया है वही करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फॉर ए फिक्स्ड रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम व्हाट इज द लोकस ऑफ कांस्टेंट पावर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फॉर ए फिक्स्ड रिसीविंग इन एंड सेंडिंग इन वोल्टेज इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम व्हाट इज द लोकस। तो देखिए, जब भी हम ट्रांसमिशन सिस्टम में लोकस बनाते हैं तो आप देखना आपको ऐसे मिलता है, एक सर्कल की तरह ऐसे मिलता है। वैसे भी रोटर आपका एक सर्कल के फॉर्म में ही घूमता है। ठीक है, तो रिसीविंग एंड या फिर सेंडिंग एंड पे जो भी आपको ट्रांसमिशन सिस्टम में जो भी पावर मिलेगी वो कैसी होगी, सर्कल के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी, सर्कल के फॉर्म में होगी। और उसका रेडियस जब भी आपसे पूछे, ठीक है, उस सर्कल का रेडियस जब भी आपसे पूछे तो वी एस इंटू वी आर अपान बी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली कर लोगे। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 260 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द सिस्टम सोन बिलो SD1 एंड SD2, एक SD1 है और ये SD2 है, आर कॉम्प्लेक्स पावर डिमांड्स एट बस 1 एंड बस 2 रिस्पेक्टिवली इफ V2 बराबर 1, V2 बराबर आपको 1 दिया है, PU द VAR रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर QGC2 कनेक्ट एट बस 2 इज। तो ये जो QGC2 कनेक्ट है यानी कैपेसिटर कनेक्ट है, इसकी रेटिंग कितनी होगी, PU में ही बताना है। तो आप बताओ कि इसकी रेटिंग कितनी होगी। क्लियर है इतनी चीज़, अब रेटिंग बताना है। अब रेटिंग कैसे बताएंगे अब देखते हैं हम। तो जैसे अगर PR रियल पावर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है VS। ठीक है, बात करें अगर तो VS इंटू VR अपान यक्स साइन डेल्टा होता है। ये होता है आपकी वैल्यू जब भी हम रियल पावर ट्रांसफ़र की बात करते हैं। तो देखिए PR आपका PR कितना दिया है, कहीं आपको दिया है PR आपको दिया है 1। ये देखिए SD1 है, ठीक है, ये कितना दिया है 1 दिया है। और V1 आपको कुछ ना कुछ दिया है, और ये आपको यहाँ पे यक्स है तो मान लो यहाँ जेड रहता है। ठीक है, नॉर्मली हम जेड मान के चलते हैं, नहीं तो यक्स मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी मान के चल सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं मान लो अब आर भी होगा कुछ और यक्स भी होगा तो जेड होगा। अगर आर को आपने बहुत स्मॉल मान लिया है तो फिर वहाँ पे यक्स ही रखते हैं हम। ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद V1 आपको दिया है 1.20। ठीक है, और VS आपको कितना दिया है, VS आपको नहीं दिया है। तो अगर ऐसे केस में कुछ नहीं दिया है तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि 1 PU का हमारा दोनों है। क्योंकि देखो, पर यूनिट सिस्टम पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेंडिंग यानी जो बस V1 का वोल्टेज होगा वही बस V2 का वोल्टेज होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो V1 आपका PU है तो V2 भी कितना होगा 1 PU होगा। तो पर यूनिट का यही एडवांटेज होता है कि हमेशा आपको एक जगह आपने मतलब कि एज्यूम कर लिया तो हर जगह आपको वैल्यू वही मिलेगी। ठीक है, तो देखिए PR बराबर होता है VS इंटू VR। VS का मान 1 दिया है और VR का मान भी आपको 1 मिलेगा अपान Z का मान आपको 0.5 दिया है। साइन डेल्टा अब साइन डेल्टा आपको कितना दिया है, डेल्टा आपको पता नहीं है क्योंकि PR की भी वैल्यू बस 1 कितना वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ पे भी आप 1 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रख देते हैं। साइन डेल्टा हम निकाल लेते हैं। फिर यहाँ से आप देखो जैसे ही निकालोगे ना तो साइन डेल्टा 0.5/1, तो डेल्टा बराबर जो होगा आप देखो 0.5/1 का मतलब क्या है कि 1/2 कर सकते हो। ये साइन के किस का मान होता है 1/2, तो आप कहोगे कि 30 अंश का, तो डेल्टा बराबर आपके पास मिल जाएगा 30 डिग्री। डेल्टा बराबर कितना मिल जाएगा 30 डिग्री मिल जाएगा। आप समझ गए ना कि डेल्टा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। कैसे निकाला हमने, रियल पावर से निकाला।
तो ये निकाल सकते हो। अब देखो रिएक्टिव पावर से अगर आपको निकालना हो तो रिएक्टिव पावर से हम कैसे निकालेंगे, तो रिएक्टिव पावर बराबर मैंने अभी फॉर्मूला होता है कि क्यू आर बराबर होता है वी एस इंटू वी आर अपान जेड कॉस डेल्टा माइनस वी आर का स्क्वायर बटे जेड, यही होता है। बस आपको इतने फॉर्मूले में हर जगह का मान पता है, बस आपको पुट कर देना है, क्यू आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कोई बहुत कठिन एग्जाम मतलब कि बहुत कठिन पेपर नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आप कर सकते हो। तो वी एस इंटू वी आर का मान 1 दिया है, ये 0.5, तो कॉस तीसंस रख सकते हैं, ठीक है, माइनस वी आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपान 0.5। बस इसका कैलकुलेशन कर लो आप, कैलकुलेशन करोगे तो बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। साइन तीसंस का मान कितना होता है, साइन तीसंस का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। √3/2 अब देखो आगे लिखोगे तो √3/2 2 गुणा करेंगे 0.5 से माइनस 1/0.5। बस इसका आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन जैसे ही करोगे ना तो आपका निकल के आएगा 0.26 PU, 26 PU, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है ये करेक्ट होगा। अब कैसे आया देखो, इसमें क्या किया मैंने कि आपको 2 बस दिया था SD1 और SD2, तो मैंने SD1 से यानी कि यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा का मान निकाल लिया। डेल्टा का मान जब हमें Q2 मतलब कि जो Q पूछा था यानी रिएक्टिव पावर पूछा था उसके लिए हमने फार्मूला रखा, तो वहाँ पे हमें कॉस डेल्टा मिला। हर सब चीज़ का मान पता था लेकिन इस डेल्टा का मान नहीं पता था। इस डेल्टा का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया, रिएक्ट मतलब कि एक्टिव पावर वाला फार्मूला लगा दिया, हमको वो मिल जाएगा। ओके चलो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द लोकस ऑफ ए कांस्टेंट रिसीव्ड पावर इन ए सर्कल ऑफ रेडियस। तो जो सर्कल ऑफ रेडियस होता है कांस्टेंट पावर के लिए उसका रेडियस कितना होता है। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका रेडियस जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसका रेडियस जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए होता है वी एस वी आर अपान बी, यानी मॉड ऑफ वी आर अपान मॉड ऑफ बी। इनकी वैल्यू रखते हैं, हमको मिल जाता है, ठीक है, लोकस कांस्टेंट मिल जाता है। ओके चलिए 262 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका है कि 2 नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन कैस्केड। अब कैस्केड में 2 नेटवर्क आपके कनेक्टेड हैं एज सोन इन फिगर विद द यूजुअल नोटेशन द इक्विवेलेंट ABCD कांस्टेंट आर ऑब्टेन गिवन द C इक्वल कितना दिया है, द वैल्यू ऑफ Z2 इज। तो Z2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आपसे ABCD पैरामीटर से Z2 की वैल्यू निकालना है। तो आपको ABCD पैरामीटर के बारे में पता है थोड़ा बहुत, V1 और I2। हम जब भी निकालते हैं ABCD पैरामीटर तो V1 I2 बराबर हमारा होता है ABCD, ABCD होता है गुणे V2 ये होता है I1, ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। V2 अगर वोल्टेज के फॉर्म में तो V2 और V1 आपका ऐसे हो जाएगा। अब देखो चीज़ को हम समझते हैं कि जब ABCD पैरामीटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, तो जो B होता है यानी जो B होता है इसको निकालने के लिए हम करते क्या हैं, V1 अपान I2 क्या करते हैं, V1 अपान I2 जब भी B के मान निकालते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, V2 की वैल्यू को हमें रखना पड़ता है 0, V2 की वैल्यू को क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। तो हम निकालते हैं और जब C हम निकालते हैं तो C बराबर हमारा होता है, आप इस ABCD पैरामीटर को देख सकते हो ध्यान से कि I1 अपान V2 और इसके लिए हम क्या रखते हैं, I2 बराबर 0 रखते हैं, I2 बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे कि जो हमारा C होगा, आप एक चीज़ जान जाओ कि जो हमारा C होगा वो होगा 1 अपान Z2 के, ये होगा नॉर्मली इस फिगर के लिए C जो होगा 1 अपान Z2 के लिए होगा, तो Z2 बराबर हो जाएगा 1 अपान C। तो ये जो C है ना बस इसी का मान रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका देखो वैसे भी 1 अपान 0.025 एंगल माइन 45 रखोगे, एंगल कितना रखोगे 45, तो ये जो ऊपर जाएगा
ये 45 ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, -45। कितना मिल जाएगा, -45। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए जे लेवल की क्वेश्चन है, अब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, देखिए ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय एसी केबल इज इम्पॉसिबल बियॉन्ड, यानी कि जो ट्रांसमिशन होता है पावर की केबल के द्वारा वो नॉर्मली कितने वोल्टेज तक आप कर सकते हो। ठीक है, 263 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो 263 का है, तो हम जो है कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय एसी केबल इज इम्पॉसिबल बियॉन्ड, अब 35 से 45 किलोमीटर से नीचे की जब पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंड्यूट पाइप आर जनरली एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, तो कंड्यूट पाइप जो होता है नॉर्मली किसके प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, अनशीथ केबल, आर्मरिंग केबल, पीवीसी शीथ केबल या फिर ऑल ऑफ दी एबव। अब देखिए जो कंड्यूट पाइप है वो हम केबल में इस्तेमाल तब करते हैं जब उसमें कोई शीथ ना लगी हो। ठीक है, ठीक है, मेटेलिक शीथ, जब तक कोई केबल में मेटेलिक शीथ ना लगी हो तब हम वहाँ पे यूज करते हैं कंड्यूट पाइप का। किसका इस्तेमाल करते हैं, कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किससे, शीथ जो होता है किसका बना होता है, एल्युमिनियम का। शीथ आपका किस चीज़ का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होगा। ठीक है, या फिर एल्युमिनियम स्टील का बना होता है, जो कि प्रोटेक्शन मतलब करता है मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए केबल को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शीथ आर यूज्ड इन द केबल टू। अब जो शीथ का यूज करते हैं हम, शीथ नॉर्मली हम शीथ का यूज कब करते हैं, तो शीथ का इस्तेमाल जो हम करते हैं, देखो केबल में आपको एक चीज़ पता है, केबल का बहुत सा क्वेश्चन हमने करवाया भी है, तो केबल में आपको ना एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। केबल में सबसे पहले आपके पास जैसे केबल जब हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में क्या क्या है, कि जैसे कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, इंसुलेटर होता है, फिर क्या होती है, शीथ होती है। ठीक, फिर आपके पास क्या होती है, बेडिंग होती है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग काम होता है। फिर होता है आर्मरिंग। ठीक, आर्मरिंग होती है, फिर होती है सर्विंग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जो सीरियल की क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, शीथ, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग, ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो शीथ है ये करता क्या है, तो शीथ जो है ना बेसिकली उस केबल में मॉइस्चर की एंट्री ना हो जाए उस चीज़ से बचाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, शीथ का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो शीथ होती है लेड होगी या फिर लेड का एलॉय होगी, और ये जो शीथ होती है किसके अराउंड में लगी होती है, इंसुलेटर मतलब कि जो इंसुलेशन है उसी के अराउंड में इसको हम लगाते हैं, और ये क्या करती है, मॉइस्चर से हमें बचाती है, मॉइस्चर से उसको यानी कि केबल को बचाती है जो शीथ होती है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा कि शीथ का काम क्या है, प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर। चलिए फिर उसके बाद क्या है, द बेडिंग ऑन ए केबल कंसिस्ट ऑफ, तो बेडिंग जो केबल की होती है वो क्या करती है, नॉर्मली किस चीज़ की बनी होती है, कंसिस्ट किस चीज़ की होती है, जूट की, हेसन टेप की, पेपर टेप, कंपाउंडेड विथ ए फाइब्रुलस मटेरियल या फिर एनी ऑफ द अबव। तो सबका जूट का भी बनी होती है, हेसन टेप का भी बनी होती है, इसका भी बनी होती है, तो एनी ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है द मटेरियल यूज फॉर आर्मरिंग ऑफ एन अंडरग्राउंड केबल, तो जो मटेरियल यानी अंडरग्राउंड केबल में जो आर्मरिंग हम प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हम नॉर्मली कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं आपसे यही पूछा है। तो आर्मरिंग के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं क्या, स्टील टेप करते हैं, गैल्वेनाइज स्टील करते हैं या एल्युमिनियम करते हैं, तो आइदर ए और बी, तो कौन सा करेक्ट होगा आपसे यही बोला जा रहा है। 267 नंबर का जो क्वेश्चन है वो करेक्ट होगा आइदर ए और बी। इसका मतलब है कि गैल्वेनाइज स्टील वायर का या फिर स्टील टेप का हम इस्तेमाल करते हैं आर्मरिंग का मतलब कि बनाने के लिए। ठीक है, और ये बेसिकली आर्मरिंग हमें करता क्या है, तो केबल को मैकेनिकल इंजरी से
बचाने के लिए हम लोग आर्मरिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्मरिंग का यूज करते हैं। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि द मेटेलिक शिल्डिंग इज प्रोवाइडेड ऑन अंडरग्राउंड केबल टू। तो मेटेलिक शिल्डिंग का हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल में किसके लिए? ऑप्शन आपका है रिड्यूस थर्मल रेजिस्टेंस, रिड्यूस कोरोना इफेक्ट, कंट्रोल द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज स्ट्रेस, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए जो मेटेलिक शिल्डेड है, ठीक, जो मेटेलिक शिल्डेड है उसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर। सॉरी, ये हम कहाँ किस क्वेश्चन पे आ गए? सॉरी, ठीक है। मेटेलिक शिल्डिंग का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? रिड्यूस थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज स्ट्रेस, इन सब के इस्तेमाल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मेटेलिक शिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेटेलिक शिल्डिंग प्रोवाइडेड ऑन ए केबल इज यूजुअली ऑफ। ठीक, तो देखिए जो 269 नंबर का क्वेश्चन उसका पूछा है मेटेलिक शिल्डिंग प्रोवाइडेड ऑन ए केबल इज यूजुअली ऑफ थिकनेस, यानी जो मेटेलिक शिल्डिंग हम केबल में यूज करते हैं वो कितना थिकनेस होती है, उसकी थिकनेस आपसे पूछा है। तो इसकी थिकनेस होती है 3 से लेके 5 mm तक। 3 से लेके 5 mm तक आपकी थिकनेस होती है मेटेलिक शिल्डिंग की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग द केबल इज। तो बॉन्डिंग का केबल में जो होता है वो इफेक्ट क्या होता है? जब हम बॉन्डिंग करते हैं केबल का तो क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन आप ध्यान से देखिए क्या है कि इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट इंडक्टेंस रिड्यूस, रिड्यूस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, दोनों, रिड्यूस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट इंक्रीज द इंडक्टेंस। तो अगर हम बात करें कि जो बॉन्डिंग हम करते हैं केबल में वो क्या करता है, तो बॉन्डिंग करने से केबल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वह तो इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। इंडक्टेंस क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्या है, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन लेयर प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर इन केबल डिपेंड्स अपॉन। तो थिकनेस जो हम इंसुलेशन का प्रोवाइड करते हैं केबल में वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? आपका यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग वोल्टेज, करंट टू बी कैरीड, पावर फैक्टर, बोथ एंड बी। देखिए जब भी हम बात करते हैं इंसुलेशन की, ठीक है, या इंसुलेशन की जब भी बात करते हैं तो वो आपका डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर जो इंसुलेशन का थिकनेस होता है वह डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना कभी भी करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा डिपेंड करता है ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, चलिए 272 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर केबल शुड हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं केबल में सब प्रॉपर्टी होती है लेकिन एक नहीं होती, वो कौन सी है? तो आप पढ़िए ध्यान से कि कौन सी नहीं है। तो देखिए हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाँ ये कंफर्म है कि किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल की हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी होना चाहिए। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्लास्टिसिटी ये भी होना चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई विस्कोसिटी एट इम्प्रेग्नेशन ऑन टेम्परेचर। तो ये सारी की सारी जितनी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं सब के सब करेक्ट हैं। उसके बाद क्या है, लो थर्मल कॉफिशिएंट, लो परमिटिविटी, एसिड प्रूफ, नॉन इन्फ्लेमेबल एंड नॉन हाइड्रोस्कोपिक। तो ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि देखो जो भी इंसुलेशन हम यूज करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल वो कैसा होना चाहिए? लो थर्मल कॉफिशिएंट का, और उसकी परमिटिविटी भी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। एसिड प्रूफ होना चाहिए, जलने वाला नहीं होना चाहिए, और हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन। तो क्या हाई वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला होना चाहिए? ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि हाई वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें बहुत सी क्वालिटीज़ उसकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा। लेकिन डी भी देख लेते हैं, डी क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ विथ स्टैंडिंग हाई रप्चरिंग वोल्टेज। तो इसका जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए विथ स्टैंडिंग वो हाई रप्चरिंग वोल्टेज का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, मतलब ये जो लिखा गया ये सही है। गलत कौन सा है? तो गलत आपका है सी वाला, यानी हाई वाटर एब्जॉर्प्शन।
तो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इतनी चीज़ आप पढ़े हो ना, तो अब देखो आगे क्या है। द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है इंसुलेटिंग मटेरियल में? तो देखिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई रिलेटिव परमिटिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इंसुलेशन रेजिस्टिविटी। तो देखिए, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज, यानी अनडिजायरेबल का मतलब कि जिसको आप ज्ञात नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, अनडिजायरेबल होगी वो प्रॉपर्टी क्या होगी? हाई रिलेटिव परमिटिविटी। जबकि एक इंसुलेटिंग मटेरियल में जो हम परमिटिविटी रखते हैं वो कितनी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ठीक है, लो होनी चाहिए। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी परमिटिविटी लो नहीं होगी, ये अनडिज़ायरेबल होगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है इम्पायर टेप इज, इम्पायर टेप क्या होता है? ठीक है, तो एक इम्पायर टेप आपका होता है वर्निश्ड कैम्बरिंग, इम्प्रेग्नेंट पेपर, वल्कनाइज्ड रबर, इनेमल इंसुलेशन। तो आपका इम्पायर टेप जो होता है, एक इम्पायर टेप आपका होता है वर्निश्ड कैम्बरिंग। क्या होता है? वर्निश्ड कैम्बरिंग। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इम्पायर टेप। और ये बना किस चीज़ का होगा? तो ये कॉटन का एक कपड़ा होता है, उसी चीज़ का बनाया जाता है। उसी के ऊपर हम क्या कर देते हैं? वर्निश का लेप लगा देते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर हम क्या करते हैं? वर्निश का लेप लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है द पेपर एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल हैज़ द मेन ड्रॉबैक दैट इज। तो पेपर हम इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, इसका मेन ड्रॉबैक क्या है? इसका मेन ड्रॉबैक क्या है? तो ये क्या होता है? ये हाइड्रोस्कोपिक होता है। इसका मेन ड्रॉबैक क्या है? एक हाइड्रोस्कोपिक होता है। इसका मेन एडवांटेज है, मेन डिसएडवांटेज है। तो क्या है कि पेपर जो होता है ये सस्ता भी मिलता है, तो हमारे लिए एडवांटेज है। इसका कैपेसिटेंस भी लो होता है, ये भी हमारे लिए। और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई होती है। कितना? 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, 30 किलो वोल्ट पर एमएम होती है। ये भी आपको याद रखना है कि पेपर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? 30 किलो वोल्ट पर एमएम होती है। और इसकी रजिस्टिविटी भी हाई होती है, और थर्मल कंडक्टिविटी सही होती है, बेटर थर्मल विथ स्टैंड कैपेबिलिटी एंड हाई ड्यूरेबिलिटी भी होती है। लेकिन एक ही डिसएडवांटेज होता है, वो है हाइड्रोस्कोपिक का, हाइड्रोस्कोपिक का होता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, जिससे इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? लो हो जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। पेपर इंसुलेटेड केबल द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूजुअली लिमिटेड टू। तो पेपर इंसुलेशन आप यूज कर रहे हो, तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने तक लिमिट कर सकते हो आप? कितने तक आप लिमिट कर सकते हो? देखिए, ठीक है, तो लिमिट जो करते हैं हम, कितना होता है? एक इंसुलेटेड पेपर के लिए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूजुअली अगर आपको लिमिटेड करना हो तो कितना होगा? तो वह आपका होगा 600 mm स्क्वायर, 600 mm स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इम्प्रेग्नेंट, मतलब कि इम्प्रीग्नेंटेड पेपर इज अबाउट। तो जो पेपर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? मैंने अभी बताया आपको कि 30 किलो वोल्ट पर एमएम होता है, 30 किलो वोल्ट पर एमएम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। पेपर यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल यूजुअली ट्रीटेड विथ ऑयली कंपाउंड बिकॉज इट। तो पेपर हम यूज करते हैं एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूजुअली ट्रीटेड विथ ऑयली कंपाउंड बिकॉज इट। किसके कारण से? ऑयली कंपाउंड, मतलब कि आपको शो करता है। ठीक है, तो क्या ये हाइड्रोस्कोपिक होता है? गेट इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज एट हाई वोल्टेज इज पोरुअस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा गेट इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज एट हाई वोल्टेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ये सिंगल कोर केबल आर यूजुअली नॉट प्रोवाइडेड विथ आर्मरिंग इन ऑर्डर टू। यानी एक सिंगल कोर केबल होता है तो उसमें हम आर्मरिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, उसमें आर्मरिंग हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? अवॉइड एक्सेसिव लॉस इन द आर्मरिंग, मेक द केबल मोर फ्लेक्सिबल, मेक द केबल नॉन हाइड्रोस्कोपिक, नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, जो सिंगल कोर केबल होता है उसमें हम आर्मरिंग नहीं यूज करते हैं, जिसके कारण से हम अवॉइड करते हैं जो अधिकतम लॉस आर्मरिंग में होता है। उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक सिंगल कोर केबल में आर्मरिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, चलिए
सिंगल कोर केबल शुड हैव आर्मरिंग मेड ऑफ। तो सिंगल कोर केबल के लिए अगर आपको आर्मरिंग बनाना हुआ तो फिर कैसे मटेरियल का बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमें बनाना हुआ तो फिर हम कैसे मटेरियल का बनाएंगे, ठीक है। तो क्या मैग्नेटिक मटेरियल होगा या नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा? नॉन मैग्नेटिक बट कंडक्टिंग मटेरियल। तो आपको याद रखना है कि आर्मरिंग जिसका हम बनाएंगे वो क्या होगा। आर्मरिंग किस चीज़ का बनता है? मैंने बताया कि एल्युमिनियम का हम बनाते हैं, एक स्टील होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, सॉरी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है बट कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। तो इसलिए आर्मरिंग हम जिसका बनाएंगे वो कैसा होगा? नॉन मैग्नेटिक होगा लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल होगा। नॉन मैग्नेटिक होगा लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या? मल्टी कोर केबल जनरली यूज। मल्टी कोर केबल का जनरली हम यूज करते हैं ओवल शेप्ड कंडक्टर में, सेक्टर शेप्ड कंडक्टर में या स्क्वायर कंडक्टर में, आइदर ए और बी। किस में करते हैं? 81 का तो हम इसको करते हैं ओवल शेप कंडक्टर में और सेक्टर शेप कंडक्टर दोनों में कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट होगा आइदर ए और बी। चलिए देखिए, इन अ 3 फेज 4 वायर केबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर इज। अब 3 फेज 4 वायर केबल है और उसमें बोला है कि न्यूट्रल कंडक्टर का साइज क्या होगा। हाफ ऑफ द एरिया ऑफ फेज कंडक्टर इक्वल टू द एरिया ऑफ फेज कंडक्टर, डबल द एरिया ऑफ फेज कंडक्टर, 1 पॉइंट टाइम्स द एरिया ऑफ फेज कंडक्टर। 282 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है वह होगा इक्वल टू एरिया ऑफ फेज कंडक्टर, ठीक है। देखो ओवरहेड लाइन में हम बात करते हैं तो हाफ वेव मतलब कि हाफ हो जाता, लेकिन एक केबल के लिए हम बात कर रहे हैं तो केबल में इक्वल टू द एरिया ऑफ फेज कंडक्टर, यानी जो न्यूट्रल होगा उसकी एरिया और फेज कंडक्टर की एरिया सेम होगी, लेकिन ओवरहेड होता तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? हाफ कर देते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है द बेल्टेड टाइप कंस्ट्रक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर केबल यूज्ड फॉर वोल्टेज एक्सीडिंग 220 किलो वोल्ट बिकॉज ऑफ। यानी जो बेल्टेड टाइप केबल होता है उसको हम 22 किलो वोल्ट से ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों, क्या कारण है? आपसे यही पूछा है। तो पहला पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत। फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूअस स्पेस एंड वाइड्स ऑन लोडिंग एंड अनलोडिंग owing to non-homogeneity of dielectric in belted construction। या फिर नेक्स्ट क्या है, इस आपका है कि लोकल हीटिंग कॉस्ड बाय पावर लॉस एट द सेंटर फीलिंग ओविंग टू लीकेज करंट प्रोड्यूस बाय टेंजेंशियल स्ट्रेस along the impregnant paper insulation resulting in breakdown at any time। ऑल ऑफ दी एबव। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। कि हम जो बेल्टेड केबल होता है उसको हम 20 किलो मतलब 22 किलो वोल्ट से ऊपर यूज नहीं करते, उन सब के लिए यही आपका कारण होता है। आप यही पढ़ लो, बस आपका नॉर्मली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एसएल टाइप केबल ओवर एच टाइप केबल हैव द एडवांटेज ऑफ। यानी कि ये जो आपका एसएल टाइप केबल होती है और एच टाइप केबल में की तुलना में उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है पॉसिबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ केबल ओविंग टू नो ओवरऑल लीड शीथ, लेस टेंडेंसी फॉर ऑयल ड्रेन्ज ऑन हिली रूट्स ओविंग टू क्लाइमिनेशन ऑफ फिलर स्पेस कंटेनिंग कंपाउंड, इजी मैन्युफैक्चरिंग। तो करेक्ट होगा आपका ए एंड बी, एंड डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।